सोचिए एक टाइम इंग्लैंड में ऐसा भी था जब थिएटर्स को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था. When and why? Welcome to the Caroline Age. So hello students, welcome back to COTPG Adda 24/7. This is Shalvi Singh. आज की क्लास में हम मात्र 10 मिनट में कैरोलाइन एज को कवर करने वाले हैं. कैरोलाइन एज के बाद कौन सी एज आती है इन इंग्लिश लिटरेचर, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो हम टाइमलाइन को देखते हुए चलते हैं. एज यू ऑल नो कि हम 10 मिनट में इंग्लिश लिटरेचर के, ब्रिटिश लिटरेचर के सारे एजेस को कवर करते हुए चल रहे हैं. पिछले सेशन में हमने जैकोबियन एज को कवर किया था, आज हम कैरोलाइन एज को कवर करने वाले हैं. तो टाइमलाइन को हम देख लेते हैं 1625 टू 1649. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हो जाता है. लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स अंडर किंग चार्ल्स द वन. तो ये जो वर्ड है कैरोलाइन, इसका मीनिंग ही है चार्ल्स. तो जैसे मैंने बताया था कि जो जैकोबियन वर्ड है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है जेम्स. तो जेम्स के ही नाम पे जैकोबियन एज पड़ा, वैसे ही चार्ल्स के नाम पे ही कैरोलाइन एज पड़ा. द रीजन ऑफ कैरोलस, द नेम डिराइव फ्रॉम कैरोलस द लैटिन वर्ड फॉर चार्ल्स. तो जो कैरोलिन है वो कैरोलस से आया है और कैरोलस का मतलब होता है चार्ल्स. द एरा इज नेम डायरेक्टली आफ्टर किंग चार्ल्स द वन. तो आफ्टर जेम्स इंग्लैंड के रूलर कौन थे? किंग चार्ल्स द वन. तो आपको रूलर के नाम भी याद करते हुए चलना है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. द टाइमलाइन लास्टेड स्ट्रिक्टली from 1625 to 1649, acting as the bridge between Jacobean age and the king's eventual execution. 1625 to 1649. 1649 में चार्ल्स द वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया था. तो कैरोलाइन एज, जैकोबियन एज और कॉमनवेल्थ एज के बीच एक ब्रिज का काम करती है. ठीक है. The duality. Remember equally for its elegant poetry, religious writing, as well as the severe political tensions that ignited the English Civil War. इस टाइम पे बहुत ही पॉलिटिकल टेंशंस होती थी. इस वजह से इंग्लिश सिविल वॉर भी हुआ, जो बहुत ही मेजर टर्म या फिर मेजर इंसिडेंट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का. अभी हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. हिस्टोरिकल इवेंट दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड द लिटरेचर. 1625 में चार्ल्स द वन एक्सेंडेड एंड बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड. 1625 में चार्ल्स द वन इंग्लैंड के किंग बन चुके थे. अब देखो, चार्ल्स द वन पूरे इंग्लैंड को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते थे. ठीक है. बट पार्लियामेंट जो था, जो पार्लियामेंट के कुछ लोग थे, वो इस चीज़ के खिलाफ थे. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट रैपिडली इंक्रीज, रिलीजियस डिस्प्यूट सेवरली डिवाइड द कंट्री. जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही मतलब कन्फ्लिक्ट हुआ इस देश में. 1642 में जो है इंग्लिश सिविल वॉर बिगिंस. 1642 से लेकर 1651 तक जो है आपका इंग्लिश सिविल वॉर चला था, जहाँ पे जो चार्ल्स द वन के सपोर्टर्स थे उन्हें हम रॉयलिस्ट कह रहे हैं, और जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे उन्हें हम पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं. ठीक है. तो इनके बीच जो है सिविल वॉर छिड़ चुका था और फिर पार्लियामेंट को लगता था कि जो देश है वो किंग को चलाना ही चाहिए, बट उसकी जो पावर है वो थोड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए. बट रॉयलिस्ट या फिर किंग के सपोर्टर या फिर खुद किंग को लगता था कि पूरा रूल उसके अंडर ही होना चाहिए. चार्ल्स द वन इज एग्जीक्यूटेड अब्रप्टली एंडिंग द कैरोलाइन एज. और चार्ल्स द वन को 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था और उसके बाद स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड की फर्स्ट एंड लास्ट रिपब्लिकन एरा, जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ एज. ठीक है. तो 1642, ये जो मैंने एज बताई है, 1642 में ही जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जिन्हें हम प्यूरिटन्स भी कहते हैं, इन्होंने थिएटर्स को पूरी तरीके से शट डाउन करा दिया. इनके अकॉर्डिंग लोग जो हैं वो भगवान की प्रेयर और अपना काम करने के बजाय फालतू के थिएटर्स, ड्रामा और प्लेज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो इन लोगों ने थिएटर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया. कॉमनवेल्थ एरा में भी जो थिएटर्स हैं वो बंद ही रहे. जब कॉमनवेल्थ एरा ख़त्म हो जाती है 1660 में, जब चार्ल्स द फर्स्ट के बाद कॉमनवेल्थ एज आता है जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल रूल करते हैं. उसके बाद जब चार्ल्स द सेकेंड रूल करने आते हैं, तब जाके जो है थिएटर फिर से 1660 में जो है फिर से रीओपन होता है. ठीक है. तो ये था मेजर टर्निंग पॉइंट आपके ड्रामा में या फिर आपके इंग्लिश लिटरेचर के लिए.
अब बात कर लेते हैं हम सिग्नेचर्स ऑफ कैरोलाइन एज, या फिर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसका यूज इस पीरियड में हो रहा था। तो इस टाइम पे मेटाफिजिकल पोइट्री अपने ग्रोथ पे थी। पोइट्स लाइक जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, ईटीसी। देन कोर्टली एलिगेंस, रिलीजियस डिवोशन, मतलब भगवान के पूजा पाठ पे बहुत ही फोकस किया जा रहा था। थीम ऑफ लव, ब्यूटी एंड ऑनर। देन लॉयल्टी टू द मोनार्की, जैसे किंग की बातें कर रहे थे तो मोनार्क की तरफ से मोनार्क के लिए लॉयल्टी शो करी जा रही थी। कवैलियर पोइट्री, जिसकी मेन थीम थी कार्पे डियम, क्या है अभी आगे डिस्कस करते हैं। और रिफाइंड लैंग्वेज एंड स्टाइल। अब बात कर लेते हैं थीम्स की। तो लव एंड ब्यूटी, कार्पे डियम, जिसे हम सीज द डे के नाम से भी जानते हैं। कार्पे डियम मतलब बेसिकली लिव द मोमेंट। लाइफ बहुत शॉर्ट है, फ्यूचर का कुछ पता है नहीं, तो जो मोमेंट जैसा है उसको वैसे ही जी लो। लिव योर ड्रीम्स, लिव योर लाइफ्स एंड लेट अदर लिव। पेट्रियोटिज्म, मोरालिटी, फ्रेंडशिप, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ऑनर एंड लॉयल्टी। अब बात कर लेते हैं पिलर्स की इस एज के। तो लिरिक पोइट्री फेमस थी। कवैलियर पोइट्री, अभी इनके राइटर्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। रिलीजियस पोइट्री, कोर्ट मास्क और डिवोशनल लिटरेचर, जैसा कि थिएटर्स बंद करे जा चुके थे, ड्रामा लिखा जा नहीं रहा था, तो रिलीजियस पोइट्री जो है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई थी। अब बात करते हैं हम कवैलियर पोएट्स की। यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ देंगे 4-5 राइटर के नाम है, इसमें से कौन से कवैलियर पोएट नहीं हैं या फिर कौन से हैं, तो राइटर के नाम और उनके मेन वर्क्स आपको पढ़ते हुए चलना है। रॉबर्ट हेनरिक, हेस्पेरिड्स टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। थॉमस कैरियो का अ रैप्चर। रिचर्ड लवलेस का टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स। सर जॉन सकलिंग का बैलेड अपॉन अ वेडिंग, वाइसोपेल एंड वैन और फॉन्ड लवर। तो ये 4 राइटर्स हैं, रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस और जॉन सकलिंग, ये हमारे कवैलियर पोएट्स थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की। 2 राइटर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जॉन डन और एंड्रयू मार्वल। जॉन डन को फादर ऑफ या फिर लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री हम कह सकते हैं। अनदर राइटर इज जॉर्ज हर्बर्ट, जिनका मेजर वर्क है द टेम्पल, और फिर अनदर इज रिचर्ड क्रैशॉ, जिनका मेन वर्क है स्टेप्स टू द टेम्पल। तो द टेम्पल और स्टेप्स टू द टेम्पल, ये दोनों आपको लर्न करते हुए चलना है। और बात कर लेते हैं जॉन डन की, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो a literary bridge in the turbulent times, the historical importance of the Caroline era। तो जैकोबियन एज टाइमलाइन क्या थी, 1603 से 1625, 1603 से 1625। देन अब हमें एक ब्रिज देखने को मिल रहा है, कहाँ से कहाँ तक, जैकोबियन एज से कॉमनवेल्थ पीरियड तक, जैकोबियन एज से कॉमनवेल्थ पीरियड तक। अब बीच का टाइम क्या है, 1625 टू 1660। इसमें क्या क्या हुआ, प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कवैलियर पोएट्स, डेवलप एंड डिपेंडेंस ऑन रिलीजियस पोइट्री, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड अ प्रोफाउंड पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकली बहुत सारा चेंजमेंट देखने को मिला, रिलीजियस पोइट्री लिखी जाने लगी, कवैलियर पोएट्स का ग्रोथ हुआ, और मेटाफिजिकल पोइट्री भी इस टाइम पे बहुत ही फ्लरिश हुई थी। इस टाइम पे जॉन मिल्टन ने भी पार्लियामेंट्रीज या फिर प्यूटन्स को सपोर्ट किया था। उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे जिसमें वो साफ साफ प्यूटन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके वर्क्स ले एलेग्रो, इल पेंसिरोसो, जिन्हें हम मिरर पोएम के नाम से भी जानते हैं, वो इस एरा में पब्लिश हुई 1631 में। उनका एक वर्क था कोमस, वो भी इस एरा में पब्लिश हुआ, और उनका एक प्रोज वर्क था एरियोपेगिटिका, वो भी इस वर्क में इस टाइम में पब्लिश हुआ था। तो इस टाइम पे प्रोज वर्क्स भी बहुत ज़्यादा लिखे जाने लगे बिकॉज ड्रामा शट डाउन हो चुका था। तो हम रिविजन कर लेते हैं फटाक से। डिफाइनिंग फीचर्स क्या कहते हैं, कवैलियर पोइट्री, कोर्टली एलिगेंस, रिलीजियस पोइट्री, लॉयल्टी और कार्पे डियम। कार्पे डियम का मतलब सीज द डे। पीरियड है 1625 टू 1649, और किसके नाम पे पड़ा बेटा, तो किंग चार्ल्स द वन, मतलब रूलर्स के नाम आपको याद करते हुए चलना है। इसके बाद आएगा कॉमनवेल्थ पीरियड, जहाँ पे हम बात करेंगे ओलिवर क्रॉमवेल की, उसको हम ऐसे ही 10 मिनट में कवर अगले सेशन में कर लेंगे। चलो अब एक बार हम क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं इस एरा से। तो इंग्लिश सिविल वार जो कि हुआ था 1642 से 1641 के बीच, किसके बीच हुआ था, रॉयलिस्ट और प्यूरिटन्स के बीच में। रॉयलिस्ट जो किंग के सपोर्टर्स थे, प्यूरिटन्स जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे। 1649 में किंग चार्ल्स द वन को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। कवैलियर पोइट्री, कार्पे डियम, कोर्टली पोइट्री, रिलीजियस पोइट्री और मेटाफिजिकल पोइट्री, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। तो हेस्पेरिड्स द टेम्पल टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन,
ठीक है। और जॉन डन और एंड्रयू मार्वेल के कुछ पोइट्रीज और जैसे मैंने जॉन मिल्टन के कुछ वर्क्स बताए वो भी आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने 10 मिनट में कैरोलाइन एज को बहुत ही क्विकली बहुत अच्छे तरीके से पूरा कवर किया है, जिसमें मैंने इंग्लिश सिविल वार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, उसको भी डिस्कस किया है। ठीक है। द कैरोलाइन एज अल्टीमेटली स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू द endurance of art, celebrating love, beauty, faith and honor in the face of profound political conflict। मतलब पॉलिटिकली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी इस टाइम इंग्लैंड में, बट फिर भी जो है ब्यूटी, लव, फेथ, ऑनर और रिलीजन पे वर्क्स लिखे गए थे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT-PG 2027, हमारे सारे बैचेस पे आपको फ्लैट 45% ऑफ मिल रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर 9667589247 पे कॉल कर सकते हैं और आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SS02 फॉर फ्लैट 45% डिस्काउंट। ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से CUT-PG 2027 की और आपको एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कूपन कोड SS02, जहां आपको फ्लैट 45% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लासेस डेली चल रही हैं, तो आप प्रिपरेशन में लेट मत करो बेटा, क्लास में एनरोल करो और बढ़िया तरीके से मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन चालू कर लो। ठीक है। दिस इज़ माई टेलीग्राम ID, इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। सारे इन्फॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस, क्लास के लिंक्स, PDFs आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे ही हम अगले वीडियो में फिर इसके नेक्स्ट एज कवर करने वाले हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि नेक्स्ट एज कौन सा है, बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इसका बता सकते हो। ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।